शुरू करते हैं। तो बात लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव मोशन में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इस पर बहुत डिटेल में फोकस कर लिया था। ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट थे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अच्छे सुनना। आज हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। सामने देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में न्यूटन के एक्सप्लेनेशन में जो भी एरर बना उस पर हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट होगा बेटा अपना वो होगा लाप्लास। इसको लाप्लास भी बोलते हैं, इसको लैपलेस भी बोलते हैं। लाप्लास एक्सप्लेनेशन या लाप्लास करेक्शन। ठीक है, पहले हम इन तीनों टॉपिक पर डिटेल फोकस करेंगे। ये फोकस कंप्लीट करते ही फिर हम लोग ना बीट्स की तरफ चलेंगे और स्टेशनरी वेव्स हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, इनमें जाएंगे तो पहले स्टेशनरी वेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टेशनरी वेव का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, जो भी ऑर्गन पाइप्स है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, वेव इन टाइट स्प्रिंग है, सब कुछ स्टेशनरी वेव से कोरिलेट करते हैं। बीट्स तो अपने आप में एक सिंपल एक पर्टिकुलर टॉपिक है और बहुत लंबा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है उसका, ना लंबा थोड़ा एप्लीकेशन है। तो बीट स्टेशनरी वेव लंबा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डॉपलर इफेक्ट हटा दिया है, लेकिन बेटा मैं डॉपलर इफेक्ट आपको करवा के चलूँगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में जब भी काम आएगा तो डॉपलर इफेक्ट जरूर काम आएगा। और बच्चों स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए दिमाग लगाना। तो आज सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन। देखो साउंड कोई हमने तो बनाई नहीं था, साउंड तो पता नहीं कब से चल रही है। देखिए साउंड का नेचर, साउंड का बिहेवियर, साउंड का प्रोपगेशन सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? इसके नेचर को, इसके बिहेवियर को एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले न्यूटन ने ट्राई किया। तो न्यूटन ने क्या कहा वो देखते हैं अपन, ध्यान दीजिए। न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन फॉर साउंड वेव। बेटा साउंड वेव के न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। न्यूटन ने क्या कहा तो ध्यान दो, पहले से नॉलेज क्या थी हमारे पास। अब तक हम लोगों ने जो बेटा पिछली क्लास में टॉपिक बनाए उन सारे टॉपिक से हम लोगों ने क्या नॉलेज गेन की, पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वेव की नेचर क्या है? साउंड वेव की नेचर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव की नेचर क्या होती है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बेटे जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है साउंड की, बात समझना। कल ही आपने बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया है। वेलोसिटी के लिए क्या होता है देव? शाबाश, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, 2 महीने दूर चले गए एग्जाम, हर बात में। चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, शाबाश। देखिए ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव साउंड में तो लॉन्गिट्यूडनल ही है, तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कितना होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट, याद है क्या? यस सर। v यहाँ पर क्या? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। ठीक है बच्चों, v क्या है बच्चों यहाँ पे? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, आप जानते हैं इस चीज को। चलिए बहुत ही बढ़िया, सुनो नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देना। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर मैं अगर फोकस करूं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर मैं इस पर फोकस करूं ना, तो क्या होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? ध्यान दीजिए, एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन वी, याद है नहीं है? और बच्चों इसको हम लोगों ने
क्या लिखा था, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम को ऊपर शिफ्ट कर दूं। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ? बच्चों बताओ। देखिए इस पर ध्यान देना ढंग से, परेशान होने की जरूरत नहीं। और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं वही चीज़ लेके चल रहा हूँ जिससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो। ठीक, तो न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन चल रही है आपकी ऑनगोइंग चैप्टर को, यहाँ पर हम लोग एंड कर देंगे ना। तो चलिए शुरुआत कर। बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आता है सबको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, ध्यान देना, ढंग से सुनना अच्छे से। अब न्यूटन की बात करते हैं। ये दोनों तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इन दोनों पॉइंट्स में कुछ भी नया नहीं था, इस ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में है। अब न्यूटन अंकल ने क्या कहा अपने को, वो ध्यान से सुनो। इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, ढंग से सुनना ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, या फिर प्रोपगेशन में लिख सकते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव बेसिकली क्या है, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट का जो साउंड का जो प्रोपगेशन है, साउंड का जो ट्रांसफर है, साउंड की जो मैकेनिज्म है, वो किसको फुलफिल करती है? आइसोथर्मल प्रोसेस को फुलफिल करती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है, बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोगों के नॉलेज में है। चलिए देख लेते हैं एक बार, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। और आइसोथर्मल प्रोसेस, अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, ध्यान देना अच्छे से, याद कीजिए। PV इज इक्वल टू nRT, याद है क्या दिमाग में? यस सर। अब याद कीजिए, कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो उसमें नंबर ऑफ मोल हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो भी प्रोसेस आप लेना चाहिए, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मैकेनिज्म, कभी नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करते। आप नंबर ऑफ मोल कितना ले रहे हैं, गैस का अमाउंट कितना ले रहे हैं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप नंबर ऑफ मोल 1 लीजिए या 1.5 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, 0.1 लीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने गैस का अमाउंट कितना लिया, गैस पार्टिकल्स कितने लिए, वो एक ही है बच्चों। जो भी लेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में ड्यूरिंग प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक आप कोई भी प्रोसेसिंग देख रहे हैं, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, ठीक है, कोई सा भी कंडीशन हो, तो उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। R क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है, तो परमानेंट कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, बताओ। n भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया क्या? बच्चों थर्मो में तुम लोगों ने पढ़ा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इन बच्चों को ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो अब ध्यान दे लो। PV इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। थोड़ा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी आप लोगों के नॉलेज में है, याद करिए, डी यू इंटू वी। क्या करते हैं, पहले बार यू को फ्री किया तो वी को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस उसके बाद में बेटा हम लोगों ने यू को डिफरेंशिएट किया तो वी को फ्री कर दिया। याद है प्रोसेसिंग? कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को अपन यूज कर रहे हैं। तो एक बार टी को फ्री कर दीजिए, वी का डिफरेंशिएशन डी प्लस नेक्स्ट राउंड में पी को डिफरेंशिएट किया तो वी को फ्री कर दीजिए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो दिक्कत नहीं बेटा। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये, यहाँ आना है अपने को, उसके बाद में यहाँ आना है अपने को। तो बच्चों चेंज इन प्रेशर मुझे नजर तो आ रहा है, तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ध्यान दे बेटा, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस dp इंटू वी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो।
तो बेटा यहाँ से P इज इक्वल टू माइनस डी पी इंटू वी अपॉन डी वी। बताइए बच्चों, एनी एक्सक्यूज? नो सर। माइनस डी पी इंटू वी, डी वी डाउन साइड चला जाएगा। ठीक है, अब बेटे आंसर तो अपन देखे तो आ ही चुका है। देखो चेंज इन प्रेशर ये रहा, वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम आई है नीचे। ठीक है, वही चीज। हाँ ये है कि थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन रहे कि सर ये डेल्टा है ये डी है, तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कहिए इन जनरल, अगर हम लोग बात करें P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यस सर। एक्सक्यूज, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं, समझ तो गए ना। डीपी को डेल्टा पे लिखा है सिर्फ जनरल फॉर्म लाने के लिए, एक जनरलाइज करने के लिए। तो बच्चों अपन देख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में आरएचएस कॉमन है, सेम है, तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल आ जाएगा क्या? बताइए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम लोग बात करें बल्क मॉडुलस किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी बल्क मॉडुलस की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से बात करें तो वेलोसिटी कितनी रही बच्चों? देखिए ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कितना है? प्रेशर अपॉन डेंसिटी। बताइए पी प्रेशर है, रॉ डेंसिटी है, ध्यान रखेंगे। यस सर। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। बच्चों कुछ आगे का सफर शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नो टेंशन, सुनिएगा। हाँ जी, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये फॉर्मूला मैनेज करेंगे न्यूटन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बाय न्यूटन। तो न्यूटन अंकल ने फॉर्मूला तो मैनेज कर लिया। अब न्यूटन अंकल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का अमाउंट क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। बच्चों नॉर्मली अपन बात करें तो साउंड वेव है, तो साउंड वेव के लिए कोई स्पेशल कोई फिजिकल या प्रैक्टिकल कंडीशंस देनी पड़ती है या नॉर्मल एयर में पास हो जाती है? तो नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या हम लोग स्पेशल बोलिंग करते हैं? नॉर्मली अपन बोलते हैं साउंड पास हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पी क्या है? प्रेशर। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो पी है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर